अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानवांग वन शॉट एफएफ। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा ही अच्छे होंगे। हमारी न्यू स्टोरी चल रही है जिसकी स्टार्टिंग हम करने वाले हैं इसका न्यू पार्ट को। उस पार्ट में हमने देखा था कि जो वी श्याओ था वो बहुत गुस्से में उस रूम से बाहर चला गया था और उसे देखकर वी चांगसू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और ग्रैंडपा ने उसके हाथ के ऊपर उसका हाथ रखा था ताकि वी चांग से शांत रहे। इधर जो हमारा मिस्टर मो था वो खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा था। मिस्टर मो ने कहा, ये बिल्कुल नालायक है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये मेरा बेटा है, इसके पास दिमाग ही नहीं है, ये बेदिमाग है। ये बोलकर मिस्टर मो बाहर आ गया। मिस्टर मो जल्दी से वी श्याओ के पास आ गया। उसने कहा, वी श्याओ बेटा रुक जाओ। फिर वी श्याओ ने कहा, अंकल अब आपको क्या बोलना है? क्या आपको मेरे फादर ने भेजा है? मिस्टर मो ने कहा, नहीं बेटा, देखो जो तुम कर रहे हो ना वो गलत कर रहे हो। तुम्हारा फादर जो कुछ भी कर रहा है वो तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहा है। अगर तुम इस कंपनी को छोड़ दोगे तो तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। विश्या ने कहा, ओ कम ऑन अंकल, प्लीज़ आप ऐसी बातें मत बोलिए। ज़िंदगी तो आपकी अच्छी है। देखो आपकी ज़िंदगी में ना ही कुछ काम है, बस ऐश करो, आराम करो, बस इतना ही। और आपका बेटा वो बस एक छोटा मोटा जॉब करता है और दिन भर फ्री रहता है, लेकिन मैं बस अपने घर के अंदर बंदी बनकर रहता हूँ। पता है फादर ने क्या किया? मेरे रात को निकालना बंद कर दिया। मन करता है कि मैं उन्हें गोली मार दूँ। ये सुनकर मिस्टर मो ने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये खूनी बनेगा क्या? फिर वी श्याओ ने कहा, अंकल प्लीज़ आप मेरा दिमाग ख़राब मत कीजिए। ये बोलकर वी श्याओ चला गया वहाँ से। मिस्टर मो ने कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वी चांग से शायद अपनी कंपनी को किसी और को दे देंगे और फिर वी श्याओ को ठेंगा मिलेगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा क्योंकि वी श्याओ मेरा ही बच्चा है। अगर मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया तो मैं क्या करूँगा? तो उसको बदल कर मुझे क्या फ़ायदा हुआ? मुझे लगा अमेरिका में पढ़ाई करके आकर शायद ये साला बिज़नेस को अपने हाथ में ले लेगा, लेकिन ये तो बिल्कुल नालायक है एक नंबर का। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रात में डिनर टेबल पर जो कि हमारा मोशवानी था वो खाना खा रहा था। उसे मछली बहुत ज़्यादा पसंद था। वो एक मछली खाने के लिए अपनी चॉपस्टिक को बढ़ाता है, जहाँ पर जो मिस्टर मो था उसने उसके चॉपस्टिक को पकड़ते हुए कहा, तुम पहले एक पीस खा चुके हो। मैडम मो ने कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? वो एक पीस खा चुका है तो इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा वो एक पीस नहीं ले सकता है। मिस्टर मो ने कहा, नहीं, इतना खाना ज़रूरी नहीं है। तुम्हें पता भी है कि तुम कितना वेस्ट कर रहे हो। मोशवानियों ने कहा, पापा मुझे समझ में नहीं आता कि आप मेरे पापा हो या फिर दुश्मन हो। क्या मैं एक और फिश की एक पीस नहीं खा सकता हूँ? ये सुनकर मिस्टर मो ने कहा, नहीं खा सकते हो। तुम सिर्फ खाना जानते हो, खरीदना जानते हो। तुम्हें पता है ये सब लाने में कितना पैसा लगता है? घर का किसी जिम्मेदारी तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता, मेरे पैसे में पल रहे हो। मोशवानियों ने कहा, पापा हर किसी का पापा होता है, सब लोग अपने अपने पैसे से अपने बच्चे को बड़ा करता है। हाँ मैं मानता हूँ कि आपने मुझे पढ़ाया लिखाया एक सरकारी स्कूल में, एक सरकारी कॉलेज में, लेकिन हर बार की तरह मैं फ़र्स्ट आता रहा। मम्मी आपको याद है जब मैं फ़र्स्ट आया था तब आप कितना खुश थी, लेकिन जब मैंने इन्हें अपना रिजल्ट दिखाया तब ये तो खुश नहीं था। मुझे लगा कि बहुत दुखी हो गए हैं, जैसे कि इनका बेटा फ़र्स्ट आकर बहुत बड़ा गलती कर चुका है। फ़र्स्ट होने की वजह से मुझे एक अमीर कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला था, एक बहुत बड़ा कॉलेज में स्कॉलरशिप मिलने की वजह से मुझे एडमिशन मिलने वाला था, लेकिन नहीं, इन्होंने उन स्कॉलरशिप के पैसों से हाँ एक स्कूटी ले लिया और कुछ सामान खरीद लिया और तो और उन्होंने कहा कि मैं उस कॉलेज में नहीं जा सकता हूँ क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे अमीर लड़के पढ़ते हैं और मुझे वहाँ पर पढ़ने का कोई हक नहीं है। मुझे लगता है कि मैं आपका बेटा नहीं बल्कि आपका दुश्मन हूँ। क्या आप मेरे पापा हो सच में? मॉम सच कहिए, क्या आपने मुझे बर्थ दिया है या फिर कचरे के डिब्बे से उठाकर लाए हो? उसकी मॉम की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी मॉम ने अपने माइंड में कहा, जो सच्चाई है मैं तुम्हें कभी नहीं बोल सकता हूँ बेटा, लेकिन मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि मैं अपने खुद के बेटे से करता हूँ। मैं सच कह रहा हूँ बेटा, तुम्हें मैंने कभी भी पराया नहीं समझा, मैंने तुम्हें हमेशा अपना बेटा समझा है। लेकिन देखो, इसको देखो, इन्होंने कभी भी तुम्हें प्यार से गले भी नहीं लगाया। मुझे यकीन नहीं होता है कि ये इतना भी बुरा भी हो सकता है। फिर मोशवानियों ने कहा, जब मैंने इनसे कहा कि आपका जो कंपनी है, आई मीन आप जिस कंपनी में काम करती हो वही कॉरपोरेशन में जहाँ पर इतने बड़े बड़े लोग काम करते हैं,
मैं भी डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, प्लीज़ मुझे कोई जॉब दिला दीजिए। तब इन्होंने मुझे कहा कि मैं उतनी बड़ी कंपनी में जॉब करने का लायक नहीं हूँ। क्या कोई अपने बेटे से ऐसा बोल सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि मैं आपका अपना बेटा हूँ। ये बोलकर मोशवानी उठ गया, खड़ा हो गया। उसने कहा, आप ही खा लीजिए, सारा खाना आप खा जाइए, भुक्कड़ की तरह खाइए, मुझे नहीं खाना है। ये बोलकर वो अपने रूम में चला गया और धड़ाम से दरवाजे को बंद कर दिया। मिस्टर मो ने कहा, अगर दरवाज़ा टूट गया ना तो तुम्हारी खून बेचकर मैं इसे ठीक करूँगा, समझी। इधर मोशवानी को इतना गुस्सा आ गया, उसने कुछ नहीं कहा। वो ब्लैंकेट के अंदर घुस गया और फिर वो चुपचाप लेट गया। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि उसका फादर कभी भी उससे प्यार क्यों नहीं करता है। क्यों हमेशा उसका फादर जब भी वो कुछ बनकर आता है तब हमेशा उसका फादर दुखी होता है, कभी भी उसका फादर खुश नहीं होता है। जब जब मोशवानी फर्स्ट आया था कॉलेज में, पूरे चाइना में फर्स्ट आया था, तब भी उसका फादर खुश नहीं था बल्कि दुखी था। जैसे कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है कि वो फर्स्ट आया है, ऊपर से गुस्सा भी कर रहा था। थोड़े से देर वक्त के लिए घर के आया तो उसका फादर कभी नहीं पूछता है, दूसरे के फादर तो शायद उन्हें मार ही डालेंगे। जब भी मोशवानी को नए कपड़े की ज़रूरत होती है तो वो उसका फादर बोलता है कि तुम्हारे पुराने कपड़े अभी तक ठीक है, उन्हें पहनो, नए कपड़े खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। मोशवानी की मॉमी उसे कपड़े खरीद कर देता है। उसे यकीन नहीं होता है कि वो उसका रियल फादर है। मोशवानी ने कहा, क्या वो मेरा रियल फादर है? मुझे लगता सच में मुझे कचरे के डिब्बे से उठाकर लाए थे। सीन कट होता है। इधर हम वी फैमिली को देखते हैं, जो लोग चुपचाप डिनर कर रहे थे। कोई भी कुछ भी बात नहीं कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वी चांगसे ने कहा, वी श्याओ ने डिनर किया कि नहीं? मैडम वी ने कहा, वो दरअसल। फिर मिस्टर वी ने कहा, क्या बात है, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? फिर इधर जो हमारा मैडम वी था उसने कहा, वो ना मैं वो दरअसल वी चांगसे ने कहा, मैं समझ गया, वो घर पर नहीं है, फिर से क्लब में गया है। फिर इधर मैडम वी ने कहा, प्लीज़ आप गुस्सा मत कीजिए, वो छोटा सा बच्चा है, वो ना समझ है। फिर वी चांगसे ने कहा, छोटा सा बच्चा है, ना समझ है, मुझे पागल मत बनाओ, वो कोई छोटा सा बच्चा नहीं है, समझी। वो तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर। 25 साल का एक इतना बड़ा नौजवान लड़का, तुम उसे बच्चा बोल रहे हो। वो कब समझेगा? कल हमें वेंस के साथ मीटिंग करना है, लेकिन अभी तक उसने मुझसे एक बार भी बात नहीं किया उसके बारे में। ग्रैंडपा ने कहा, तुम उसे लेकर जाना, हो सकता है कि वी श्याओ वहाँ पर जाकर बात करे। वी चांगसे ने कहा, अगर मैंने 300 करोड़ में कंपनी को बेच दिया तो उस बेदिमाग बेकल लड़के को कोई होश नहीं है कि किसका ही जाएगा? हमारा कुछ नहीं जाएगा, जाएगा तो उसका ही जाएगा। इधर हम वी श्याओ को देखते हैं, जो कि लड़कियों के साथ ड्रिंक करते हुए नाच रहा था। उसके बाद उन्हें कह रहा था, क्या तुम आज रात के लिए मेरे साथ रूम में रुकोगे? उन लड़कियों में से एक लड़की राज़ी हो गया, जिसे लेकर वो एक रूम के अंदर आ गया, जहाँ पर वो उस लड़की के साथ वो सब कुछ कर रहा था और उसे पता है कि इसके बदले उसे पैसे मिलने वाले हैं, इसीलिए वो लड़की भी उसे कुछ नहीं बोल रहा था। उसने उसका डायमंड का जो रिंग था उसने उसे ले लिया और वो लड़की अपने फिंगर में पहन लिया। वी श्याओ को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसे बस उसकी शांति से मतलब है। सीन कट होता है। इधर हम मोशवानी को देखते हैं, जो कि रेडी होकर बाहर आ रहा था, जहाँ पर मिस्टर मो ने कहा, क्या बात है, छछूंदर आज सुंदर बन के जा रहा है। फिर मोशवानी ने कहा, क्या आपने मुझे कहा छछूंदर? फिर ये सुनकर मिस्टर मो ने कहा, तुम्हारे अलावा यहाँ पर है ही कौन? वो दोनों ही बाहर आ गए थे। मोशवानी ने कहा, हाँ, तो आप ये कहना चाहती हो कि आप महाछछूंदर हो? फिर मिस्टर मो ने कहा, तुम्हारा मतलब क्या है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फिर मोशवानी ने कहा, अगर मैं छछूंदर हूँ तो आप मेरे पापा, इसका मतलब आप महाछछूंदर, क्योंकि मैं तो आपका बेटा हूँ ना। मिस्टर मो ने कहा, तुम? फिर मोशवानी ने कहा, मुझे आज बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, मैं आज मेरे बॉस के साथ जा रहा हूँ क्योंकि मैं उसका पर्सनल असिस्टेंट हूँ, ठीक है, सो बाय। ये बोलकर मोशवानी चला गया। मिस्टर मो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो बस चुपचाप मोशवानी को जाते हुए देख रहे थे। सीन कट होता है। इधर जो मोशवानी था वो ऑफिस रूम में पहुंच गया था, जहां पर
हम वांग जी को देखते हैं जो कि अपने मेकअप को सेट कर रहा था। अचानक उसने मो शुआन्यू को देखा तो अपने मेकअप बॉक्स को छिपा लिया और उसे देखकर स्माइल कर रहा था और उसे देखकर ब्लश कर रहा था। यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि वांग जी मो शुआन्यू को लाइक करता है, और ना ही क्यों करे, क्योंकि मो शुआन्यू इतना हैंडसम और इतना अच्छा और इतना ब्रिलियंट जो है। इधर जो एक लड़की थी वो मो शुआन्यू के पास आ गया। उसने फाइल को दिखाते हुए कहा, क्या तुम इसे सर को दे दोगी, क्योंकि मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। शायद सर तुम्हारी बात सुनकर इसे एक्सेप्ट कर ले। मो शुआन्यू ने कहा, क्या तुम्हारा डिज़ाइनिंग अच्छा नहीं है। उसने कहा, डिज़ाइन तो अच्छा है मो शुआन्यू। ये बोलकर वो उसे चिपकने लगता है। इधर जो वांग जी था वो रूम से बाहर आ गया था मो शुआन्यू को देखकर, क्योंकि वो लोग मीटिंग पर जाने वाले थे। वो लड़के चिपकते हुए कहा, मो शुआन्यू, दरअसल बात ऐसी है ना, तुम उनके पर्सनल असिस्टेंट हो और सर तुम्हारी हर एक बात को मानता है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि तुम उन्हें ये देकर बोलो कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने बनाया है। शायद वो तुम्हारी फाइल को देखकर एक्सेप्ट कर ले। मो शुआन्यू ने कहा, गर्लफ्रेंड और तुम, छः थू। ये बोलकर उसने फाइल को उसे देते हुए कहा, अगर तुम मुझे दोस्त बोलते ना तो चलता, तुमने गर्लफ्रेंड बोला, इसका मतलब मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता हूँ। फिर वांग जी ने कहा, क्या तुम लोग अपना अपना काम खुद से नहीं कर सकते हो। ये सुनकर वो लड़की डर गई और वांग जी को ग्रीट करते हुए कहा, सर मुझे माफ़ कर दीजिए। वांग जी ने कहा, अपने डेस्क पर जाओ और अपना जो डिज़ाइन तुमने बनाया है मुझे पसंद नहीं आया है, दोबारा बना कर लेकर आओ। फिर इधर उस लड़की ने कहा, लेकिन आपने तो देखा ही नहीं। वांग जी ने जेलसी में कहा, अभी इसी वक्त जाओ। उस लड़की ने कहा, ठीक है मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वो चला गया वहाँ से अपनी टेबल पर, जहाँ पर नी हुसैन ने कहा, पर गई ने डांट, मैंने कहा ना कि इतना मत करो, और वैसे भी तुम कुछ ज़्यादा ही कर रहे थे। उस लड़की ने कहा, पता नहीं सर को क्या हो गया है, उन्होंने मुझे खाम का डांटा, मैंने तो मो शुआन्यू से बात किया, लगता है उन्हें गुस्सा आ गया क्योंकि मैं मो शुआन्यू को देने के लिए गया था। मुझे तो उनके पास जाना चाहिए था ना, क्योंकि मैं उनके अंडर में काम करता हूँ। इधर वांग जी मो शुआन्यू के पास आ गया। उसने कहा, तुम्हें नहीं लगता मो कि तुम कुछ ज़्यादा लड़कियों से घुल मिल रही हो। मो शुआन्यू ने कहा, पता है ना आपको कि मैं इतना हैंडसम हूँ कि वो मेगाजी ना ऑटोमेटिकली खींचते हुए मेरे पास आते हैं, ना कि मैं उनके पास। वो लोग खुद से ही चिपक चिपक के बात करता है, मैं उनसे चिपक चिपक के बात नहीं करता। और आपको बता दूँ, ये जो ओमेगाज होती है ना, ये लोग बिल्कुल अजीब से होते हैं। कभी कभी बोलते हैं आई लाइक यू, कभी कभी बोलते हैं तुम बकवास हो। समझ में नहीं आता कि इनके दिमाग में चलता क्या रहता है। वांग जी ने कहा, क्या तुम्हारे हिसाब से हर ओमेगा ऐसा ही होता है। वेंग ने कहा, नहीं नहीं, मैं आपके बारे में ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, आप तो काफ़ी अच्छा हो, आप तो स्वर्ग की अप्सरा हो। वांग जी ने कहा, इतनी झूठी तारीफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी। चलो हम होटल में जाने वाले हैं मीटिंग के लिए, तुम भूल गए हो। तुम रुको, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। फिर मो शुआन्यू ने कहा, ठीक है सर। ये बोलकर वांग जी चला गया फ्रेश होने के लिए, और मो शुआन्यू नी हुसैन के पास आ गया, जहाँ पर वो नी हुसैन के साथ बरबर करने लगा। और वो लड़की मो शुआन्यू को देख रही थी। उसने कहा, मो शुआन्यू कितना हैंडसम है, मन करता है मैं उसे हग करके एक बार चूम लूँ, हाँ दिल को सुकून मिल जाएगा। सीन कट होता है। इधर हम वी चांगसे को देखते हैं, जो वी श्याओ को लेकर उस होटल में आ चुका था जहाँ पर वैन रोहान के साथ उनकी मीटिंग होने वाला है। उन्होंने ऑर्डर दिया कॉफ़ी। उसके बाद वेटर्स कॉफ़ी लाने के लिए चले गए थे, जहाँ पर वी चांग से वी श्याओ को समझा रहे थे, तुम्हें बस उन्हें कहना है कि हम कंपनी नहीं बेचने वाले हैं और तुम कंपनी को ज़िंदगी भर चलाने वाले हो, समझे। वी श्याओ ने कहा, बट फादर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जबकि आपको पता है कि मैं कंपनी नहीं चलाने वाला हूँ, लेकिन फिर भी आप ज़बरदस्ती ही मेरे पल्ले कंपनी को बांधना चाहते हो। वी चांग से ने कहा, नालायक बच्चा, जितना बोल रहा हो उतना ही करो, समझे। वी श्याओ ने कहा, क्या। फिर इधर जो वैन रोहान था वो अपने बेटे के साथ वहाँ पर आ गया। वी चांग से उठकर उनसे हैंडशेक करते हैं। उसके बाद वो दोनों ही बैठ गए। वी श्याओ ने भी हैंडशेक किया। फिर उन लोगों ने बातचीत स्टार्ट किया, जहाँ पर वैन रोहान ने कहा, ये मेरा बड़ा बेटा जिसका नाम वैन चाओ है, मेरा छोटा बेटा वैन जू जो कि अभी यहाँ पर नहीं आया है, मैं उन दोनों को तैयार कर रहा हूँ बिज़नेस के लिए। ये लोग डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और ख़ास करके वैन चाओ डिज़ाइनिंग में माहिर है। फिर इधर
वी चांगसे ने कहा हाँ। फिर वैन रोहान ने कहा मेरा बेटा चाहता है कि वो एक डिज़ाइनिंग कंपनी को ओपन करे और फिर वो अपना डिज़ाइनिंग का कंपनी ओपन करके वो अपने डिज़ाइन को दूर दूर तक भेजे ताकि लोगों को पता चले कि मेरा बेटा कितना महान है। वी चांगसे ने कहा हाँ तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, आपने मुझे बुलाया। वैन रोहान ने कहा आपको पता है कि हमने आपको यहाँ पर क्यों बुलाया है, ताकि हम आपकी कंपनी को ख़रीद सकते हैं। देखिए आप अपनी कंपनी को हमें बेच दीजिए, बदले में हम आपको 300 करोड़ देने वाले हैं। 300 करोड़ में आप अपनी ज़िंदगी गुजार लीजिएगा और महीने में आप चाहो तो मैं आपको पैसे दे सकता हूँ। वी शाओ की आंखें चमक उठी। 300 करोड़, ऊपर से महीने में अगर हम मांगेंगे तो भी वो लोग महीने में मंथली हमें देते रहेंगे। इसका मतलब तो हमें कोई तकलीफ़ ही नहीं होने वाली है। वैन चाओ ने कहा देखिए अंकल, मैं आपकी कंपनी को ख़रीदूँगा, उसके बाद उसका नाम चेंज कर दूँगा। वी कॉरपोरेशन से मैं उसे वैन कॉरपोरेशन बना दूँगा। आप चाहो तो मैं आपके बेटे को वहाँ पर एक जॉब भी दिला सकता हूँ, और तो और महीने में उसे मैं 10 लाख सैलरी दूँगा। और ऊपर से अगर आपने इस कंपनी को मुझे बेचा तो मैं महीने में आपको 5 करोड़ दूँगा ताकि आपकी ज़िंदगी गुजर जाए। आप चिंता मत कीजिए, आपके घर में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे बेझिझक बोल सकते हो, मैं उसका सलूशन निकाल दूँगा। और तो और तभी वी चांगसे ने उससे कहा रुक जाओ, बस बहुत हो गया है, तब से बोले जा रहे हो। ये कंपनी सिर्फ मेरा नहीं मेरे बेटे का भी है, इसीलिए मेरे बेटे को बोलने दीजिए। आपके बेटे ने बहुत कुछ बोल लिया। वैन रोहान ने कहा देखो मैं एक माफिया हूँ, मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरा बेटा भी मेरी तरफ माफिया बने, इसीलिए उसे इन सब से दूर रखा। मैं उसे बिज़नेस में इन्वॉल्व करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो एक अच्छा इंसान बने, मेरी तरह बुरा इंसान नहीं। इसीलिए मैंने तुम्हारी कंपनी को देखा कि तुम्हारा डिज़ाइनिंग का कंपनी है और इतना फेमस है, चाइना का टॉप कंपनी में से एक कंपनी है। वरना मैं छोटे मोटे कंपनी खरीद सकता था, बट मैंने नहीं ख़रीदा क्योंकि मुझे मेरे बच्चे को हमेशा टॉप पर रखना है। तुम्हारी कंपनी टॉप पर है, इसीलिए मैं तुम्हारी कंपनी को मांग रहा हूँ। वी चांगसे ने कहा वी शाओ तुम्हारी बारी है, बोलो। वी शाओ ने कहा देखिए मुझे कोई एतराज़ नहीं है, वैसे भी अगर आप मुझे 10 लाख सैलरी दोगे तो मुझे ये जॉब मंजूर है, और 300 करोड़ की कंपनी ये तो बिल्कुल फ़ायदेमंद है, और ऊपर से आप महीने में 5 करोड़ देने वाले हो। ये सुनकर वी चांगसे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने वी शाओ से कहा वी शाओ चुप हो जाओ। वी शाओ चुप हो गया। वी शाओ ने कहा बट फादर, उसने कहा चुप हो जाओ। इतने गुस्से में वी चांगसे को देखकर वी शाओ चुप हो जाता है। फिर वी चांगसे ने कहा वैन रोहान और वैन चाओ मेरी बात कान खोलकर सुन लो, हम इस कंपनी को नहीं बेचने वाले हैं, समझ रहे हो तुम लोग, हम इस कंपनी को नहीं बेचेंगे। चाहे तुम लोग 300 करोड़ दो या फिर 3000 करोड़ दो, हम इस कंपनी को नहीं बेचेंगे। पाई पाई करके मैंने इस कंपनी को बड़ा किया है। छोटा सा कंपनी था जो मेरी वाइफ चला रही थी, और उसकी कंपनी को मैंने इतना बड़ा बनाया है, इतना सब कुछ किया है। इतना सब कुछ करने के बाद आपको लगता है कि मैं इस कंपनी को बेच दूंगा? ये कंपनी नहीं, मेरे इमोशन है, समझे, और आप इसे पैसे से नहीं खरीद सकते हो। वैन रोहान ने कहा ठीक है, हमें और कुछ नहीं सुनना, जो सुनना था हमने सुन लिया है। ये बोलकर वो खड़ा हो गया। उसने कहा आपने बहुत गलत किया मुझसे पंगा लेकर, बट कोई बात नहीं, अपना ध्यान रखना। वे शाओ अपनी फादर का ध्यान रखना। वैन चाओ चलो यहाँ से। ये बोलकर वैन चाओ वैन रोहान के साथ चला गया। वी शाओ ने कहा फादर ये आपने क्या किया? सीन कट होता है। इधर हम वांग जी को देखते हैं जो कि मोशवानियों के साथ उस होटल के सामने पहुंच गया था जहां पर वो लोग किसी के साथ मीटिंग करने के लिए यहां पर आए थे। वो लोग धीरे धीरे करके अंदर आ रहे थे जहां पर वी शाओ अपनी फादर के साथ झगड़ा कर रहा था। वी शाओ ने कहा मुझे पता नहीं कि आप मेरे दुश्मन हो या फिर फादर, अगर आप इस कंपनी को आज बेच देते तो पूरी ज़िंदगी भर मैं बैठ के खाता, मुझे कमाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ये सुनकर उसके फादर ने कहा तुम्हें पता भी है 5 करोड़ और 500 करोड़ में कितना फ़र्क होता है? तुम महीने में 5 करोड़ लोगे लेकिन महीने में तुम यहाँ पर 500 करोड़ कमा सकते हो। फिर वी शाओ ने कहा उस 500 करोड़ कमाने के लिए मुझे मेहनत करना पड़ता है, लेकिन 5 करोड़ मुझे बिना मेहनत के मिल जाएगा। वी चांगसे ने कहा मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं तुम्हारा फादर हूँ और तुम मेरा बेटे हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा खून तुम्हारे शरीर में दौड़ रहा है। एक बिजनेसमैन का खून ऐसा हो सकता है? मुझे तो यकीन नहीं था कि तुम ऐसा बन सकते हो। फिर
विशाओ ने कहा, आपको जो मर्जी करना है वो करो, मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वो बहुत गुस्से में चला गया, जहाँ पर रास्ते में मो शुआनयू के साथ उसका धक्का हो जाता है। धक्का होने के बाद मो शुआनयू के हाथ में जो फाइल था वो नीचे गिर गया और इधर वी चांग से बहुत गुस्से में वी श्याओ को देख रहे थे। मो शुआनयू फाइल को उठाने के लिए नीचे बैठ गया था। इधर जो हमारा वी श्याओ था वो मो शुआनयू को बिना सॉरी बोलकर जा रहा था। फिर मो शुआनयू पीछे मुड़ते हुए कहा, आपने मुझे सॉरी नहीं कहा, क्या आप अंधे हो? तभी वी श्याओ रुक गया। वी श्याओ मो शुआनयू के पास आ गया। उसने कहा, तुझे पता भी है कि मैं कौन हूँ? ये बोलकर उसने उसके कॉलर को पकड़ लिया। फिर मो शुआनयू ने कहा, आप कौन हो मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हो तो एक इंसान ही ना। धक्का दिया मुझे और सॉरी भी नहीं कहा। वी श्याओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा, हे, चुप रहे, समझे, एकदम चुप। वांग जी उसके पास आ गया। उसने कहा, प्लीज़ छोड़ दो उसे, देखो छोड़ो, मारपीट मत करो, ये होटल है, प्लीज़ ऐसा मत करो, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। अब वी श्याओ की नज़र वांग जी पर गिरी। जब उसने वांग जी को देखा तब उसकी होश उड़ गई, उसका दिमाग का दही बन गया। इतना खूबसूरत ओमेगा शायद वी श्याओ ने ज़िंदगी में पहली बार देखा। उसने वांग जी की बात करते हुए होठों को देखा, उसकी आंखों को देखा, पलकें झपकते हुए, सांसें लेते हुए उसकी नोज़ को देखा, उसकी चिक्स को देखा जो कि बिल्कुल परफेक्ट था। उसे देखकर उसने अपनी लिप्स को लिक किया, उसकी कमर को देखा और उसकी हाथ को देखा। वांग जी की बॉडी बिल्कुल परफेक्ट था और शायद ये वी श्याओ के लिए बना है। वी श्याओ को लगा ऐसा ही, उसके माइंड में लालच जागने लगी वांग जी के लिए। उसने कहा, हे, तुम्हारा नाम क्या है? वांग जी ने कहा, इसे माफ़ कर दीजिए। वी श्याओ ने मो शुआनयू को छोड़ दिया। मो शुआनयू ने अपनी फाइल को उठाया और कॉलर को सीधा किया, जहाँ पर वी श्याओ ने कहा, हाय स्वीट हार्ट, तुम्हारा नाम क्या है? मो शुआनयू ने कहा, तुम इनका नाम जानकर क्या करोगे, बदतमीज़ लड़के कहीं के। फिर उसने कहा, तुम बीच में मत बोलो। वांग जी ने कहा, मेरा नाम लान वांग जी है, मैं लान कंपनी का ओनर हूँ, छोटा सा लान कंपनी। फिर वी श्याओ ने कहा, ओह, तुम्हारा वो लान कंपनी जो डिज़ाइनिंग का काम करता है, मैं वी कॉर्पोरेशन का ओनर का बेटा हूँ, मेरा नाम वी श्याओ है। तभी मो शुआनयू ने बेबड़ाते हुए कहा, हाँ जानता हूँ, एक नंबर का बदतमीज़ लड़का जिसे अपनी मॉम और डैड से बात करने का तमीज़ भी नहीं है। फिर वी श्याओ ने कहा, ये कौन है? वांग जी ने कहा, ये मेरा पर्सनल असिस्टेंट है। फिर वी श्याओ ने कहा, ओह अच्छा, तुम्हारा नौकर, तो छुटको नौकर हो, नौकर की तरह रहो, ज़्यादा बरबर मत करो, समझे। फिर इधर जो मो शुआनयू था उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो उसे बोलने के लिए आगे आ रहा था, लेकिन वांग जी ने उसे हाथ को पकड़ते हुए कहा, प्लीज़ मो शुआनयू, हमें मीटिंग में जाना है, हम चलते हैं। ये बोलकर वांग जी मो शुआनयू को लेकर चला गया।